हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इसी सीरीज़ में बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ की नेक्स्ट पार्ट 4 को आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे निजी कंपनी या अलोक कंपनी। एक निजी कंपनी क्या होती है और एक निजी कंपनी से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके दायित्व, सभी तरह की जो बातें हैं एक निजी कंपनी से के संबंध में, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा के साथ कि एक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस तरह की कंपनी को निजी कंपनी या अलोक कंपनी कहा जाता है। तो इसके तहत निजी कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों द्वारा, अब इससे आशय यह है कि ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का निर्धारण कर लिया जाता है और जो अपने अंतर नियमों में अपने अंशों, यदि हो तो, के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित कर ली जाती है और वह अपने अंश यदि होते हैं तो उन्हें हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। जैसा कि अपन ने पहले के भागों में डिस्कस किया था कि एक निजी कंपनी अपने अंश को हस्तांतरण कुछ प्रतिबंधित नियमों के अनुसार कर सकती है। तो यही कि वह कंपनी जो अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, और एक ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या और ओपीसी कंपनी यानी एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर 200 की संख्या तक सीमित रखती है, वह कंपनी निजी कंपनी कहलाती है। लेकिन इन अधिकतम 200 सदस्यों की संख्या में निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब ये निम्नलिखित सदस्य कौन है जो सम्मिलित नहीं होते हैं? तो ये वे सदस्य हैं, ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य और अंशधारी भी है, उन्हें 200 की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरे वे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न रहते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, यानी कि पहले थे और अब नहीं है, लेकिन फिर भी वह सदस्यों की संख्या में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यदि 2 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी हैं तो सदस्यों की गणना करते समय उन्हें एक ही सदस्य गिना जाएगा। तो जब अपन अधिकतम 200 सदस्यों की बात करेंगे तो इन 3 सदस्यों को नहीं गिनेंगे। जो तीसरी बात है, एक निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। यानी कि इससे आशय यह है कि एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी अपने शेयर्स को जनता में आमंत्रित नहीं कर सकती, यानी वह जनता से जमाए नहीं मंगा सकती। वह अपने प्रतिभूतियों का क्रय खुद स्वयं अपने रिश्तेदार, मित्रों इत्यादि के अंदर ही करती है, वह जनता को निर्गमन के लिए आमंत्रण नहीं दे सकती। तो यह थी निजी कंपनी की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं निजी कंपनी की विशेषताओं की तरफ। तो फ्रेंड्स, धारा 2 उपधारा 68 के अंतर्गत निजी कंपनी की कुछ विशेषताएं बताई गई है। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है, उसी को हम मतलब पॉइंट्स के रूप में, विशेषताओं के रूप में डाल दिया जाता है। जैसे इसकी जो पहली विशेषता है, अंश अंतरण पर प्रतिबंध। ये बताया गया कि पहले एक निजी कंपनी ही वह होगी जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, तो उसकी विशेषता ये होगी कि उसके अंतरण पर प्रतिबंध होता है। दूसरी बात है सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध, क्योंकि इसके सदस्यों की अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है कि इससे अधिक सदस्य नहीं होते हैं। 200 सदस्यों का निर्धारण किया गया है, तो इसमें सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध होता है। तीसरी है प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध, यानी कि एक निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जनता के साथ नहीं कर सकती, जनता से जमाएं प्राप्त नहीं कर सकती है। चौथी विशेषता है जनता से निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर निषेध। अब ये इसी का ही एक अगला रूप है कि जब वह
जनता को अपनी प्रतिभूतियां ही नहीं दे सकती तो वह जनता से निक्षेप भी आमंत्रित नहीं कर सकती है। कंपनी की जो अगली विशेषता है अंतर्नियम, इसके अंतर्गत यह है कि प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर्नियम बनाने पड़ते हैं और इसके लिए कंपनी की धारा 2 उपधारा 68 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध, सीमाएं, निषेध जो एक हैं वो अनिवार्य रूप से अपने अंतर नियमों के अंतर्गत सम्मिलित करने पड़ते हैं। कंपनी की अगली विशेषता है न्यूनतम संख्या में अभिदाता या सदस्य, यानी कि जो अधिकतम सदस्यों तो बताया गया है 200, लेकिन कम से कम 2 सदस्यों का होना भी अनिवार्य है। लेकिन यदि यह कंपनी एक एकल व्यक्ति कंपनी है तो उसमें एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो जो ये न्यूनतम व्यक्ति होते हैं वह समामेलन की दशा में कंपनी के अंतर्नियम, सीमा नियम इत्यादि पर इन 2 सदस्यों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद जो कंपनी की अगली विशेषता है न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक। अब ये बताया गया है कि एक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालकों का होना अनिवार्य है और अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। लेकिन यदि कोई भी कंपनी 15 से अधिक संचालक नियुक्त करना चाहती है तो उसे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और अपने अंतर नियमों के अंतर्गत इस कार्य को करने के लिए एक अधिकार होने चाहिए कि कंपनी ऐसा कार्य कर सकती है। अगली विशेषता है नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। एक जो निजी कंपनी होती है उसे अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक है और यदि ये कंपनी एक ओपीसी कंपनी है तो उसे अपने नाम के साथ ओपीसी शब्दों को भी जोड़ना आवश्यक माना गया है। निजी कंपनी की अगली विशेषता है प्रविवरण रही। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है तो वह प्रोस्पेक्ट यानी कि प्रविवरण का निर्गमन भी नहीं करती है। तो ये थी कंपनी की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ विशेष अधिकारों या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इन निजी कंपनियों को क्या छूट दी गई है, क्या एग्जम्पशन दिए गए हैं, उनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अपन इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लेना तो सारे पॉइंट्स उसी से आ जाते हैं कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके अधिकार है या क्या उसकी छूट है। तो जैसे मतलब अब यही देखो न्यूनतम सदस्य संख्या, प्रविवरण, जो अपन इसकी परिभाषा में पढ़ी, जो इसकी विशेषता में पढ़ी है वही पॉइंट्स। तो एक बार इसकी परिभाषा को आप अच्छे से याद करेंगे तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपने आप याद होते जाएंगे। तो इसके जो विशेष अधिकार है कि न्यूनतम सदस्य संख्या यानी कि 2 ही सदस्य अनिवार्य है तो कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर निजी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। जबकि अगर कोई सार्वजनिक कंपनी बनानी हो तो उसके लिए कितने 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि प्रविवरण, अब निजी कंपनी है क्योंकि उसको जनता से जमाएं नहीं मंगानी है तो उसे प्रविवरण जारी करना भी आवश्यक नहीं है। तीसरी बात है न्यूनतम अभिधान। अब एक निजी कंपनी को न्यूनतम मतलब एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण इशू करना पड़ता है, जनता से जमाएं मंगानी पड़ती है, फिर एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट की अगर इतना प्राप्त हो गया, न्यूनतम अभिधान प्राप्त होने के बाद ही वह आगे की जमाएं मांग सकती है, प्राप्त कर सकती है। तो निजी कंपनी के लिए ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं है तो उसे न्यूनतम अभिधान का प्रावधान भी नहीं करना है। फिर चौथी बात आती है संचालकों की न्यूनतम संख्या, कि एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर निजी कंपनी में 2 संचालक होने आवश्यक है। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसकी दशा में कम से कम 3 होने चाहिए और एक निजी कंपनी की दशा में इनकी संख्या को 2 ही निर्धारित किया गया है। और यदि कंपनी एक ओपीसी कंपनी है, 1% कंपनी है तो उनमें संचालक संख्या 1 ही होगी। अगला जो एक विशेष अधिकार है वह है स्वतंत्र संचालक। इसमें यह बताया गया है कि जो भी सूचीबद्ध कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों के सार्वजनिक कंपनी के संचालक मंडल के कुल संचालक में कम से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट जो सार्वजनिक कंपनियां होती है, सार्वजनिक कंपनियों का जो संचालक मंडल होता है जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 3 और अधिकतम 15 होती है और उसे बढ़ाया भी जा सकता है अपने अंतर नियमों के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव पारित करके। लेकिन उनमें जो कम से कम 1/3 यानी कि 1/3 जो डायरेक्टर होते हैं, जो संचालक होते हैं, उनका स्वतंत्र होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान निजी कंपनी के लिए नहीं है।
अगला जो विशेष अधिकार है वो है बारी से निवृत्त होने वाले संचालक, यानी रिटायरमेंट बाय रोटेशन। देखो जो ये जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाले जो रूल है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, ये सब सार्वजनिक कंपनी पर लागू होते हैं, निजी कंपनी पर ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता है। अगली जो विशेष अधिकार है वह है संचालकों की अयोग्यताएं। इसमें यह बताया गया है कि एक निजी कंपनी अपने अंतर्नियम में संचालकों की कुछ अतिरिक्त अयोग्यताओं को भी जोड़ सकती है, जबकि कोई भी सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं अयोग्यता के आधार पर संचालक को हटा सकती है जो उसे कंपनी अधिनियम में दर्शाया गया है। एक निजी कंपनी कोई भी बात जो अपने अंतर्नियम में जोड़कर उसके अनुसार कार्य कर सकती है। एक निजी कंपनी का जो अगला विशेषाधिकार है वह है लघु अंशधारियों का संचालक, यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर। ये जो नियम है, इससे संबंधित प्रावधान है वह सार्वजनिक कंपनी पर लागू होते हैं, जबकि निजी कंपनियों पर इनका कोई लागू होना प्रावधान नहीं बताया गया है। एक सार्वजनिक कंपनी में जो कंपनियां लिस्टेड कंपनी होती है उनमें कम से कम 1000 लघु अंशधारी होते हैं, तो उनके 1/10 उन लघु अंशधारियों को संचालक बनाने के लिए अपना आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं और नोटिस देकर। इस तरह से ये जो स्मॉल शेयर होल्डर संबंधी प्रावधान है वह भी सिर्फ सार्वजनिक कंपनियों पर ही लागू होते हैं, निजी कंपनियों पर इनका कोई प्रावधान नहीं है। अगली जो विशेष अधिकार है वह है संचालक पदों की संख्या। संचालक पदों की संख्या है कि प्रत्येक निजी कंपनी में कोई किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 20 कंपनियों के संचालक पद धारित करने का रखता है, यानी कि कोई भी डायरेक्टर जो 20 कंपनियों में संचालक है वह भी संचालक इस निजी कंपनी में हो सकता है और उसे उसी संख्या में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जबकि एक व्यक्ति 10 सार्वजनिक कंपनियों और 20 निजी कंपनियों में ही संचालक बन सकता है। इसका जो अगला विशेष अधिकार है वह है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी, यानी कि मैनेजर पर्सन। कि अभी के जो वर्तमान नियम है उनके अनुसार केवल सूचीबद्ध कंपनियां या ऐसी कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है उन्हें ही की मैनेजरियल पर्सन को नियुक्त करना पड़ता है, जबकि निजी कंपनियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि किसी निजी कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसे एक कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंपनी सचिव की नियुक्ति करनी पड़ती है। अगला जो विशेष अधिकार है वह है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी स्वतंत्र या निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। लेकिन ये जो सीमा है एक सार्वजनिक कंपनी की दिशा में, एक सार्वजनिक कंपनी अपने प्रबंधकीय संचालकों को अपने लाभों का 11% से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। एक निजी कंपनी का जो अगला विशेष अधिकार है वह है अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। यानी कि जब एक निजी कंपनी अपने अंशों को बायबैक करना चाहती है, अपने वापस लेना चाहती है, तो उसके लिए वह वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में ऐसा करना निषेध बताया गया है। फिर अगली जो विशेष अधिकार है वह है कार्यवाहक संख्या। यानी कि जब कोई मीटिंग होती है संचालकों की या जो, तो उसमें घनपूर्ति संबंधी यानी कि कोरम से रिलेटेड जो प्रावधान है उसमें एक निजी कंपनी के अंतर्गत कोई अन्य प्रावधान नहीं है, तो सभा में सिर्फ अगर 2 व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो उस सभा का कोरम या उसकी कार्यवाहक संख्या को पूर्ण हुआ माना जाता है। अगला जो विशेष अधिकार है वह है वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग का जो एजेंडा है या उसका जो प्रतिवेदन है उसे
रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है, लेकिन निजी कंपनी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। अगला जो विशेष अधिकार है कि एक सार्वजनिक कंपनी को जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है या उसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो उसे अपने संचालकों यानी कि डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ सचिवीय अंकेक्षण यानी कंपनी सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट होती है उसे भी संलग्न करना पड़ता है। लेकिन निजी कंपनी के क्षेत्र में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो थी कुछ विशेष अधिकार जो दिए गए थे निजी कंपनी को। अब हम बात करते हैं एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, अपन ने जो भी पढ़ा विशेष अधिकार की कुछ बातें कंपनी अधिनियम में सार्वजनिक कंपनी के लिए बताई गई है, कुछ निजी कंपनी के लिए बताई गई है। तो अगर अपन उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे तो वही अंतर के रूप में अपने सामने आएंगे। तो देखो, अपन डिस्कस करते हैं। पहला है कि न्यूनतम अभिदाता की संख्या। जैसा अपन पढ़ रहे हैं कि निजी कंपनी में 2 होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी की दशा में ये संख्या 7 है। अधिकतम संख्या 200 है निजी कंपनी में, और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। अंतर नियम, एक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए ऐसा ऐच्छिक है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि सार्वजनिक कंपनी पर सभी कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और निजी कंपनी अपने अंतर नियमों के अनुरूप या अंतर नियम के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों का वर्णन कर सकती है और उसके अनुरूप ही अपना कार्य कर सकती है। अगला जो अंतर का आधार है कि अंतर नियम के परिवर्तन के कठोर नियमों को जोड़ना। ठीक है, तो अगर एक निजी कंपनी अपने अंतर नियमों के अंतर्गत कोई चेंज लाना चाहती है, कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो यदि कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति होती है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी की दिशा में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके यानी कि विशेष संकल्प को पारित करके ही ऐसा किया जा सकता है। अगला जो अंतर है वह है पूंजी की प्राप्ति, यानी कि पूंजी की प्राप्ति जनता से निक्षेप प्राप्त करना। एक निजी कंपनी, अपन ने पहले भी इसके विशेष अधिकारों, इसकी परिभाषाओं में सब में पढ़ा है कि एक प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। न्यूनतम अभिधान के नियम निजी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और सार्वजनिक कंपनी पर ये लागू होते हैं। बिना न्यूनतम अभिधान प्राप्त किए सार्वजनिक कंपनी और मांगों को नहीं मांग सकती या जमाएं प्राप्त नहीं कर सकती है। अंशों का अंतरण, निजी कंपनी के अंशों का अंतरण कुछ प्रतिबंधित नियमों के आधार पर किया जा सकता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंशों का अंतरण आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, उन पर किसी भी प्रतिबंधों का लागू नहीं है। अगला जो अंतर है वह है जनता से निक्षेप यानी जमाए मंगाना। जनता से जमाए मंगाना, एक निजी कंपनी अपना प्रविवरण जारी नहीं करती और वह जनता से जमाए नहीं मांग सकती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी अपना प्रविवरण जारी करती है और जनता से जमाए आमंत्रित करती है और उन्हें स्वीकार भी कर सकती है। अगला जो अंतर है वह है संचालकों की संख्या। एक निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 और अधिकतम 15 है, और एक सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत न्यूनतम संचालकों की संख्या 3 और अधिकतम 15 है। दोनों ही प्रकार की कंपनियां अपने इस अधिकतम संचालक संख्या को विशेष प्रस्ताव पारित करके इन्हें बढ़ा सकती है। अगला जो है वह है लघु अंशधारियों का संचालन, यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर के जो संबंधित प्रावधान है वह निजी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। उन्हें एसएससी अपॉइंट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अगर यदि वह एक लिस्टेड है और उसमें 1000 स्मॉल शेयर होल्डर हैं और अगर 10% उनमें से नोटिस देते हैं तो कंपनी को ऐसा करना आवश्यक है। उसे उन स्मॉल शेयर होल्डर के बिहाफ पर एक संचालक को अपॉइंट करना आवश्यक होगा। अगला जो अंतर है वह है स्वतंत्र संचालक, यानी कि निजी कंपनी पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं और सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों के 1/3 भाग के जो संचालक होते हैं उनका स्वतंत्र होना आवश्यक है, अनिवार्य है। संचालकों की बारी से निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये जो नियम है ये निजी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में
कंपनी के कुल संचालकों के 2/3 भाग जो संचालक होते हैं वह रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए उन पर लागू होता है, और उनमें से 1/3 भाग पे जो कुल संचालक होते हैं वे एक्चुअली रिटायर्ड बाय रोटेशन होते हैं और उनका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके स्थान पर नए संचालकों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला जो अंतर है वह है आकस्मिक रूप से रिक्त संचालक पद पर नियुक्ति करना। यानी कि यदि कैजुअल वैकेंसी हो जाती है किसी डायरेक्टर के, तो किस तरह से उनको उस स्थान को पुनः भरा जाएगा। तो निजी कंपनी की दशा में ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां पर नियुक्ति नहीं करी जाती। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में यदि कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उस पर नया संचालक नियुक्त किया जा सकता है। अगला जो अंतर है वह है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर यदि की मैनेजर पर्सन की बात की गई है, एक निजी कंपनी की दशा में यदि उसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसे केवल एक कंपनी सचिव को अपॉइंट करना आवश्यक है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी की दिशा में यदि वह एक लिस्टेड कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है तो उन्हें की मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करना, उनकी नियुक्ति करना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। एक निजी कंपनी अपने लाभों के 11% से अधिक भाग का भी पारिश्रमिक दे सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की दिशा में केवल लाभों के 11% तक का ही पारिश्रमिक दे है। अगला जो अंतर है वह है कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति। मतलब मीटिंग के समय एक निजी कंपनी में केवल 2 सदस्यों की उपस्थिति में ही उसे गणपूर्ति को कोरम मान लिया जाता है। लेकिन एक सार्वजनिक दिशा में यदि अगर उसमें 1000 से कम सदस्य वाली या 1000 तक के सदस्यों वाली कंपनी है तो उसमें कम से कम 5 सदस्यों का होना अनिवार्य है कोरम के लिए। और यदि सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक किंतु 5000 तक है तो ऐसी स्थिति में 15 सदस्यों का होना आवश्यक है। और यदि सदस्यों की संख्या 5000 या उससे भी अधिक है, 5000 से अधिक है, तो 30 सदस्यों का होना उस कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक माना गया है। अगला जो अंतर है वह है वार्षिक साधारण सभा पर प्रतिवेदन। यानी कि एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो निजी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी को अपना प्रतिवेदन रजिस्ट्रार के पास निश्चित समय सीमा के भीतर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए उसे रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला है सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। यानी कि एक निजी कंपनी को संचालकों के प्रतिवेदन यानी कि डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ कंपनी सचिव का प्रतिवेदन संलग्न नहीं करना पड़ता है। और यदि सार्वजनिक कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज़्यादा है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है तो उसे अपना सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना आवश्यक है। अगली जो अंतर का आधार है वह है अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। एक निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए बिना किसी सीमा के वित्तीय सहायता कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट है अपना डिस्कशन का, वह है एक निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, पूरी बात इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो सिर्फ इसकी परिभाषा पर डिपेंड करता है। इसकी परिभाषा में जो बात बताई गई है कि ऐसा ऐसा होना निजी कंपनी के लिए आवश्यक है और ऐसा ऐसा होना सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, यदि निजी कंपनी में कोई भी ऐसा कार्य हो सकता, जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ गई, जनता से जमाई मांग ली, ऐसा हो गया, अंतर नियम नहीं करा, प्रविलीन कर दिया, तो वह अपने सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसको एक पॉइंट्स के रूप में बताया गया है, तो हम इसकी पॉइंट्स के रूप में इसकी चर्चा करते हैं कि कब किन परिस्थितियों में यहाँ किस तरह से एक निजी कंपनी जो है वह सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट बताया गया है वह है संचालक मंडल की सभा बुलाना एवं आयोजित करना।
एक निजी कंपनी को यदि सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें कुछ पॉइंट्स प्रस्ताव रखे जाते हैं जिस पर बात की जाती है। तो वो सबसे पहली जो उसमें बात होती है वो है कि उसमें एक निजी कंपनी का अपना निर्णय होता है कि वह अपने आप को एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। और फिर जो दूसरी बात होती है कि ऐसे परिवर्तन के कारण उनको अंतर नियमों का हटना, मतलब अंतर नियम के अंतर्गत इस बात को कहने का उनका अपना नियम हुआ होता है। फिर यदि जैसा कि न्यूनतम निजी कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 ही होती है, तो यदि उसे सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना है तो उसे सबसे पहले अपने संचालकों की न्यूनतम संख्या को 3 करना होगा। उसके पश्चात कंपनी की सभा यानी कि सदस्यों की साधारण सभा और असामान्य साधारण सभा जैसे भी हो बुलाने का निर्णय करना पड़ता है। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है साधारण सभा की सूचना भेजना। इस निर्णय को लेने के पश्चात सदस्य को कंपनी की साधारण सभा की विधिवत सूचना दी जाती है और उसमें जो क्या कार्य किए जाएंगे और विशेष कार्य के संबंध में उनका विवरण भी एक नोटिस के साथ भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है संकल्प पारित करना यानी कि रिजोल्यूशन पास करना। इसके अंतर्गत की निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन पर अंतर नियमों से जो शर्तें हैं उनको हटाने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है यानी कि विशेष संकल्प पारित किया जाता है। और यदि आवश्यक हो तो कंपनी में एक और संचालक नियुक्ति का साधारण संकल्प, जैसे कि बताया था निजी कंपनी में 2 संचालक होना अनिवार्य है और सार्वजनिक में 3। तो फ्रेंड्स अगर वो निजी कंपनी और उसमें अगर न्यूनतम सिर्फ 2 ही संचालक होंगे तो उसे एक और रिजोल्यूशन पास करके एक और संचालक का नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके बाद उसके अंतर नियमों में परिवर्तन किया जाएगा और उसमें वह सभी नियम लागू हो जाएंगे जो एक सार्वजनिक कंपनी पे लागू हो जाए। फिर सदस्य की संख्या में वृद्धि की जाएगी क्योंकि उसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और सार्वजनिक कंपनी में 7, तो उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाएगा। फिर संचालकों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। एक निजी कंपनी में 2 ही संचालक अनिवार्य होते हैं जबकि सार्वजनिक में 3, तो उसे भी 3 किया जाएगा। फिर रजिस्ट्रार के प्रलेखों की सुपुर्दगी यानी कि एक बहुत सारे प्रावधान होते हैं जो निजी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। जैसे अपन ने भी इसके अंतर पढ़ा था कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है या कंपनी की सचिवीय रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना मतलब बोर्ड रिपोर्ट के साथ करना आवश्यक नहीं है। तो वे सभी प्रतिवेदन और निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन का विशेष प्रस्ताव इत्यादि की कॉपी को है ना, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके 15 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के सम्मुख इन सबको प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक ये बोला जाता है कि निजी कंपनी की समाप्ति, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि एक निजी कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक होता है। तो कंपनी को अपने निजी कंपनी की समाप्ति करके और वह नाम जो है वह उसका प्राइवेट लिमिटेड शब्द भी हटा दिया जाता है। तो इस तरह से एक निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी का परिवर्तन हो जाता है। फ्रेंड्स अभी इसी का उल्टा अपने को बताया गया है कि ये तो था निजी से सार्वजनिक में परिवर्तन, लेकिन एक जब सार्वजनिक कंपनी है क्या वह भी निजी कंपनी बन सकती है? तो फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है, एक सार्वजनिक कंपनी का भी निजी कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसकी जो बात है वो अपन करेंगे। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि परिवर्तन की संभावना को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जो अपन ये मतलब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ना इसकी जो न्यूनतम अधिकतम सदस्य संख्या है क्या वह 200 तक हो सकती है, तो वह संख्या 200 के भीतर ही होनी चाहिए। तो परिवर्तन की संभावना को सुनिश्चित करना यानी कि सबसे पहले सदस्यों की संख्या का अपन देखेंगे कि यह निजी कंपनी के अंतर्गत हो पाएगी या नहीं। फिर उसके बाद संचालक मंडल की सभा को बुलाना है और आयोजित करना। फिर संचालक मंडल की सभा को बुलाएंगे और वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि हम हमारी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ नए संकल्प जो है ना अंतर नियम का निर्धारण करना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ अधिकार दायित्व सीमाएं जो भी कंपनी अधिनियम के प्रावधान है उसका किया जाएगा और कंपनी को
अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ने का निर्णय भी लिया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी बात आती है संकल्प को पारित करना, यानी कि कंपनी की सभा में मतलब जो संकल्प पारित करते हैं उसमें धारा 2 उपधारा 68 की अनुपालना करते हुए आवश्यक प्रतिबंधों, सीमाओं एवं निषेधों को अंतर नियमों में सम्मिलित करने हेतु विशेष संपर्क। देखो, जैसा कि बताया अपन ने पहले भी पढ़ा है इसी चैप्टर में कि निजी कंपनी के जो अधिकार दायित्व जो सब होते हैं वो उसकी अंतर नियमों की सीमा के अंतर्गत होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में सारे नियम कंपनी अधिनियम के अधीन लगते हैं। तो जब एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन होगा तो उसे सबसे पहले अपने अंतर नियमों को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी क्या क्या अधिकार, क्या कार्य, क्या होगी, मतलब वो सब अंतर नियमों को उसको विशेष मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसका अंतर नियम का निर्माण बनाना पड़ेगा, जिसमें बताया जाएगा कि ना सार्वजनिक से निजी कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई है और उसके अब ये अधिकार है, ये दायित्व है। तो जो बहुत सारी विशेषाधिकार और जो छूटेपन ने पड़ी थी वो सब निजी कंपनी में परिवर्तन का होते ही वह सारी उस पर लागू हो जाएगी। उसे जैसे रजिस्ट्रार के पास प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना, ऑडिट नहीं करवानी, स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करना, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होगा और स्वतंत्र संचालकों के नियम, मतलब ये सब जो होते हैं नियम जो सार्वजनिक कंपनी पे लागू होते हैं वह अभी निजी कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे। अगला जो है वह अधिकरण से अनुमोदन। अधिकरण यानी कि जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है वो आप उसको ये सब प्रस्ताव पारित करके अपना अंतर नियम बना के सब कुछ उसको करेंगे और नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार के करेंगे कि भाई ऐसा हमने कर लिया है, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है और आप हम इस अनुमोदन को स्वीकार करें और हमें। और फिर जब अधिकरण अपनी अनुमति उसमें दे देता है तब एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन माना जाता है। फिर उसके बाद अगला, जब अनुमोदित अधिकरण से ही अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो सार्वजनिक कंपनी का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है, वह अब एक निजी कंपनी में आ जाती है, उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अंतर नियमों में परिवर्तन, क्योंकि निजी कंपनी की सभी सीमाएं, सभी दायित्व अपने अंतर नियमों के आसपास ही रहती है, तो क्या होगा कि उसके अंतर नियम भी सारे परिवर्तित हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रार को प्रलेख प्रस्तुत करना। ये अधिकरण से जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो जब अनुमोदन प्राप्त होता है उसके 15 दिनों के भीतर अपने जो परिवर्तित अंतर नियम बनाती है कंपनी उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को, मतलब उसके निर्धारित फॉर्मेट में निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करके उसका पंजीयन कराना होता है। फिर उसके बाद कंपनी अपने नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ लेती है और अगर फिर उसके बाद कंपनी सूचीबद्ध कंपनी होती है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज को भी सूची करना पड़ता है कि भाई अब हमारी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से बचकर निजी कंपनी हो गई है, तो आप अपने हमारे शेयर जो लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, उन्हें असूचीबद्ध करें और उससे संबंधित कार्रवाई करें। फिर कंपनी का जो नाम परिवर्तन होगा उसकी आपको सार्वजनिक सूचना देनी पड़ेगी, सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो कंपनी थी वह एक सार्वजनिक कंपनी से हटकर अब एक निजी कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन एक निजी कंपनी का पूरा। आज हमने पूरे निजी कंपनी की परिभाषा, उसके अधिकार, विशेषताएं, उसका सार्वजनिक कंपनी से क्या अंतर होता है, किस तरह से एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है, किस तरह से एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तन हो सकती है, इन सब बातों का डिस्कशन हमने किया और इसी तरह से ये हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भागों में। थैंक यू।